हेलो दोस्तों। हेलो हेलो। तो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद सिविल एमसीक्यू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज बीटीएससी जेई का डे नंबर 29। ठीक है, डे नंबर 29 है। ठीक है, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के समरी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। इससे पहले जितने भी क्लासेस हुए हैं कल तक, मतलब 28 डे तक, अगर आप लोग नहीं देखे हैं, अगर कुछ कुछ पार्ट आपको छूट रहा है कि नहीं, ये पार्ट देख लिए हैं, ये पार्ट बाकी है, 28 पार्ट नहीं देखे हैं, 25 पार्ट देखे हैं, तो ऐसे नहीं करें। एक कंसिस्टेंसी के साथ सारे पार्ट को आप कंटिन्यूअस वॉच करते रहें तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और सारे क्लासेस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग को पहले पहले भी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। समझदार समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, चलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हर ही क्लास में एक दो लाइन से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी लाइन होती है, और ख़ास करके हम लोग के लाइफ के लिए ये सब जितने भी पंक्तियाँ हैं एक तरह से एक अच्छे रोल प्ले करते हैं। ठीक है दोस्त, लाइन क्या है भाई? देखिए, चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। चलने की कोशिश तो करो, दिशाएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। रास्ते पर बिखरे कांटों से ना डरो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट का दो लाइन है बहुत ही इम्प्रेशन है, सबको एक तरह से ये भावुक करती है। ठीक है, तो यही जोश और यही जुनून के साथ आज के क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिना देरी का। और एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आज का जो वीडियो था सुबह सुबह मॉर्निंग वाला, ठीक है, मतलब आपका सब्जेक्ट वाइज वाला, वो कल शिफ्ट कर दिया गया है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण उसको कल आपको एज इट इज उसी टाइम पे 10 बजे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए पहले आज का जो हम लोग का मेन काम है, हम लोग अपना काम कर लेते हैं, उसके बाद बात होगा तो बाद में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग की ओर आगे बढ़ता हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, बताएं। सारा क्लियर है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, है ना? बताएं। चूज द अप्रोप्रिएट सर्विस यूनिट फॉर ए स्कूल बिल्डिंग। हम लोग सर्विस यूनिट मेथड भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक टाइप से अप्रोक्सीमेट मेथड भी है। ठीक है, तो ये जब बोल रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट सर्विस यूनिट मेथड फॉर ए स्कूल बिल्डिंग, स्कूल बिल्डिंग बोले, आपका हॉस्पिटल बिल्डिंग बोले, मतलब हॉस्पिटल बोले चाहे होटल्स बोले, तो सब के लिए अलग अलग केसेस है। ठीक है, जैसे यहाँ बोल दिया, मेंशन कर दिया कि आप लोग स्कूल बिल्डिंग के केस के बताएं यूनिट क्या होता है। यूनिट सर्विस यूनिट फॉर ए स्कूल बिल्डिंग, तो स्कूल बिल्डिंग में हम लोग पर क्या, पर क्लासरूम के हिसाब से हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। क्या? पर क्लासरूम के हिसाब से। अगर यही पूछ दिया, यही अगर पूछ देता हॉस्पिटल, क्या पूछ देता हॉस्पिटल? अरे यार, अगर यही पूछ देता हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में हम लोग सर्विस किस यूनिट से हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो पर बेड, पर बेड के हिसाब से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर बात अगर बोल देता, अगर बोल देता होटल, क्या होटल, अगर होटल बोल देता तो यहाँ पर क्या होता है? होटल आने को होता है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल तो हम लोग लिख दिया ना, हॉस्पिटल पर बेड के हिसाब से। अगर होटल रहता तो होटल क्या, रूम। होटल में क्या होता है? रूम होता है। ठीक है, तो ये रूम के हिसाब से आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ दोस्त। कुछ कुछ आपको अभी शुरुआत में आपको इजी इजी क्वेश्चन मिलेंगे, इसके बाद थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा ही मिलेंगे। ठीक है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं पहले भी बोल रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही ईजी होते हैं। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं भी क्लियर है तो यहाँ आज के क्लासेस में आपको क्लियर कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत एकदम नहीं करना है। ठीक है, देखिए सेकंड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एडवांटेज बाई यूजिंग ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, इसका एडवांटेज पूछ रहा है कि एडवांटेज इनमें से कौन कौन सा होता है प्लेन टेबल सर्वे का। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए हैं कि प्लेन टेबल सर्वे, यहाँ जो पहला पॉइंट जो बोल रहा है कि सुटेबल फॉर ए लार्ज एंड प्रिसाइज वर्क,
क्या प्लेन टेबल सर्वे को हम लोग लार्ज वर्क के लिए यूज करते हैं या फिर स्मॉल वर्क के लिए यूज करते हैं? हाँ, प्लेन टेबल सर्वे को हम लोग लार्ज वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं या फिर स्मॉल वर्क के लिए? तो ये एलवेज स्मॉल वर्क के लिए, ना कि लार्ज वर्क के लिए। ठीक है, स्मॉल वर्क के लिए। तो ये की जरा सरासर ये गलत स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सेकंड देखिए क्या बोल रहा है। सेकंड है कि मोर रैपिड एंड लेस कॉस्टली, एकदम सही है। ये बहुत फास्ट मेथड भी होता है, लेकिन ये कॉस्टली, लेस कॉस्टली होता है, ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं होता है। ठीक है, ज़्यादा कॉस्टली ये नहीं होता है। जैसे अगर थियोडोलाइट का बात करें, टोटल स्टेशन का बात करें, तो वो सब कॉस्टली है। इंस्ट्रूमेंट भी कॉस्टली है, और उससे जो मेथड भी होता है, थोड़ा मेथड भी आपका कॉस्टली होता है। ठीक है, तो हम लोग को बात किससे करना है, हम लोग को प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। चेंजिंग ऑफ गेटिंग ओमिशन आर लेस। ठीक है, इसमें जो आपका बहुत सारे आपका छोटे छोटे ऐसे सीरीज होते हैं, ठीक है, वो बढ़ाने का चांसेस कम होता है। ठीक है, चांसेस ऑफ गेटिंग ओमिशन आर लेस। ठीक है, ठीक है, तो समझ में गए आपका, ये चूक होने की संभावना इसमें कम होता है। ठीक है, कोई सामान हमारा छूट गया तो चूक गए हम लोग, नहीं, चूकना नहीं है एकदम। इसमें ये जो मेथड है एकदम लेस ओमिशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, और ये स्मॉल वर्क के लिए जाना जाता है, ये लार्ज वर्क के लिए नहीं जाना जाता है। ठीक है, और पहले ये हम लोग समझ गए कि इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला तो गलत हो गया, इट मीन्स दूसरा और तीसरा इज राइट आंसर। दूसरा तीसरा मतलब सी इज अ राइट आंसर। ठीक है, और सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्लेन टेबल में कितने मेथड होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग आप ये बताएं कि प्लेन टेबल सर्वे होता क्या है, तभी तो हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। प्लेन टेबल सर्वे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो किसी भी पॉइंट को, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर प्लॉटिंग भी कर रहे हैं, देन फील्ड वर्क भी कर रहे हैं, तो दोनों हम लोग साथ साथ कर सकते हैं। ठीक है, एक तरह के ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है। ठीक है, जिसमें हम लोग प्लॉटिंग एंड फील्ड वर्किंग दोनों साथ साथ करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वे बोलते हैं। इसके मेथड कौन कौन से होते हैं भाई? मेथड ऑफ प्लेन सर्वे, मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वे, टेबल सर्वेइंग क्या होता है? फर्स्ट क्या होता है? रेडिएशन। दूसरा ट्रांसवर्सिंग। तीसरा रिसेक्शन। क्या? तीसरा रिसेक्शन। चौथा हो गया इंटरसेक्शन। ठीक है, चौथा क्या? इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये आपको सारे मेथड भी आपको ध्यान देना है, और इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसवर्सिंग क्या होता है, रिसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हमको नहीं लगता कि इसमें बताने की कोई जरूरत है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, ये देखिए, चूज अ सुटेबल सर्विस यूनिट फॉर ए हॉस्पिटल के लिए। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं हॉस्पिटल के लिए, क्या पढ़े थे भाई? क्या पढ़े थे? पर बेड, पर रूम, या फिर पर पेटेंट, या फिर पर मीटर ऑफ स्पान। ये तो ईजी है कि हम लोग पढ़े थे अभी क्या, पर बेड के हिसाब से। क्या पढ़े थे? पर बेड के हिसाब से, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट मेथड क्या है, हाँ बताए। सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ ए अर्थ वर्क ऑफ बाय मिड सेक्शनल एरिया मेथड। मिड सेक्शनल एरिया मेथड, इनमें से उसका फॉर्मूला पूछ रहा है, करेक्ट फॉर्मूला आप लोग बताएं क्या होता है। B/L/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 4 इंटू सम ऑफ इवन एरिया प्लस 2 इंटू सम ऑफ ऑड एरिया। ये किसका फॉर्मूला है जी, बताएं? ये किसका है? सिम्पसन 1/3 रूल होता है ना, सिम्पसन 1/3 रूल। ओके, दूसरा देखिए क्या है कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/2, सॉरी L/2 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू रिमेनिंग एरिया। ये हम लोग का मिड सेक्शन एरिया नहीं होता है, उसका फॉर्मूला ये नहीं है। L/3 फर्स्ट एरिया प्लस लास्ट एरिया प्लस 2 इंटू रिमेनिंग एरिया, ये भी नहीं है। ये जो आपका होता है एरिया ऑफ मिड सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ मिड सेक्शन इंटू डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट स्टेशन। ठीक है, ये जो आपका होता है क्या, मिड सेक्शनल एरिया BDM प्लस SDM SDM का स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है, बीडीएम प्लस एचडीएम का स्क्वायर, ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया, इंटू लेंथ कर देंगे तो मेरा ये वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, क्या, एरिया ऑफ मिड सेक्शनल फार्मूला, मिड सेक्शनल फार्मूला, क्या, सेक्शनल फार्मूला। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी क्वेश्चन था, इसमें आप लोग कर लिए होंगे, आई होप, हमको विश्वास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एज पर आई एस स्पेसिफिकेशन 1068 all the waste fittings in a basin shall be plated for of a grade B। बताए, ऑल द वेस्ट फिटिंग इन ए बेसिन, फिटिंग हम लोग जो बेसिन में जो सारे वेस्ट यहाँ बोल रहा है कि ऑल द वेस्ट फिटिंग इन अ बेसिन शैल बी प्लेटेड ऑफ ए ग्रेड बी। आई एस कोड के अकॉर्डिंग ये पूछ रहा है, तो क्या होता है, एल्युमिनियम होता है, लीड होता है, क्रोमियम होता है, या फिर मेरा जिंक होता है। ऑल वेस्ट क्या होता है जी? हम्म इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, क्रोमियम। क्या, क्रोमियम। ठीक है, ऑल द वेस्ट फिटिंग इन ए बेसिन शैल बी प्लेटेड ऑफ ग्रेड बी, आई कोड के हिसाब से पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, अगर आपको नहीं याद है तो इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि किस आप लोग एक कॉपी बना के रखें। ठीक है, आज भी इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए क्या होता है कि हर सेट में आपको ऐसा एक या दो क्वेश्चन से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा जो आपको पता भी हो सकता है और नहीं भी, उसके बारे में आपके पास उसके बारे में कुछ आपके पास जानकारी नहीं भी हो सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको पता नहीं हो सकता है। देखिए, अगर इसमें सब अलग अलग टाइप के दोस्त लोग हैं, ठीक है, सब एक जैसा नहीं है। ठीक है, तो सबको लेके चलना है, तो सबको लेके चलना है, तो जो जान रहा है इसके बारे में, इस क्वेश्चन का आंसर पता है, तो उसको उसको तो लिखने का जरूरत ही नहीं है। और जिसको पता नहीं है वो तो नोट उसको करना पड़ेगा ना भाई। अगर आप जब यहाँ पर 90% में आप आ रहे हैं और जो आपका 50% वाला भाई है उसको यहाँ पहुँचने के लिए ये सब सारे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हो तो उसको नोट डाउन करना पड़ेगा ना। हाँ, नोट डाउन करना पड़ेगा ना, तभी ना फिर यहाँ पर लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। ऐसे नहीं कि पढ़ रहे हैं, जो गलत हुआ उसको मतलब सिर्फ देख लिए बस हो गया, तो फिर आपको माइंड में रहेगा भी नहीं, भी जान लीजिए, छपेगा भी नहीं। ठीक है, ये सब देखिए, हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ा सा परेशान करें। ठीक है, इसके बारे में चाहे आप पूरी तरह से उसके पास उस क्वेश्चन के बारे में आपके पास नॉलेज ना हो, या फिर उसे आप पहली बार देखे होंगे, या फिर उसे आप देखे हैं बट आपको कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप उस क्वेश्चन को एक जैसे इसी क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं ना, उसका आंसर लिख देंगे, याद हो जाएगा परमानेंट के लिए। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉइंट है जो कि आपको एक 90% वाले जितने भी भाई लोग हैं उसमें आपको यहाँ पहुँचने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है दोस्त, तो ये सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान दें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। बताएं कि सेलेक्ट द लिस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑप्शन टू कैरी आउट ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे और ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्वे में। बताएं, लिस्ट एक्यूरेट पूछ रहा है कि सबसे लिस्ट एक्यूरेट कौन है, मोर एक्यूरेट नहीं, लिस्ट एक्यूरेट। देख रहे हैं ना, सबसे कम एक्यूरेट कौन सा है, रिसेक्शन, बैक साइटिंग, ऑप्टिकल स्क्वायर, या फिर आपका मैग्नेटिक नीडल। सबसे लिस्ट एक्यूरेट पूछ रहा है कि मुझे सबसे लिस्ट एक्यूरेट मेथड कौन है फॉर ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबलिंग। तो आपको देखना पड़ेगा, आपको याद होगा आपको कि जब आपको मैग्नेटिक नीडल मेथड है, आपका लिस्ट एक्यूरेट मेथड है, लिस्ट एक्यूरेट मेथड, लिस्ट एक्यूरेट मेथड, लिस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, फॉर मेजरिंग फॉर कैरी आउट ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन टेबल सर्विंग। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ता हूँ। बताएं क्या है कि इम्बेल्ड स्टील फ्लैट 175 mm वाइड है, 10 mm थिक है एंड 4.5 मीटर लॉन्ग है एंड इज कैरिंग ए एक्सियल लोड कितना है, 23.5 किलो न्यूटन का। ठीक है, डिटरमाइन द स्ट्रेस डेवलप इन दिस केस। स्ट्रेस पूछ रहा है, कैसे निकलेगा स्ट्रेस जी? यहाँ पर फोर्स भी दे दिया है, फोर्स दिया, फोर्स नहीं, ये तो वाइड दिया ना, ये क्या दिया आपको, लोड दिया है, एक्सियल लोड, एक्सियल लोड दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा बताएं? हाँ, कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है बताए तो? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपन एरिया बोल सकते हैं। हाँ, प्रेशर प्रेशर एक्सियल फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स है, कहाँ गया यार,
एक्सियल फोर्स पी अपॉन ए बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमको पी हमको दिया हुआ कितना, पी 23.5 इंटू किलो न्यूटन में है, तो 10⁻³ करेंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एरिया कितना है जी, एरिया हम लोग कितना लेंगे, इतना वाइड है, कितना वाइड है इसका 1700, 175 इंटू 10 इसका एरिया हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 23.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1750, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें, जो आपको आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमको स्ट्रेस पूछ रहा है, ठीक है, स्ट्रेस पूछ रहा है और कुछ यहाँ नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पर निकल के आएगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका आप आंसर जानना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर है, ठीक है। 13.42 न्यूटन पर mm², ठीक है। आप लोग सॉल्व कर लें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्या है, प्रिपेयर ए अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ अ फैक्ट्री बिल्डिंग प्रपोज टू मेड अप आरसीसी विथ अ फ्लोइंग डेटा पॉइंट, ठीक है। क्या है जी, टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ इंटायर बिल्डिंग जो कि 120 मीटर स्क्वायर में, जो कि बुलटाप एरिया बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लिंथ एरिया दिया हुआ टोटल, और प्लिंथ एरिया का रेट दिया गया है कितना है, 6000, ठीक है। प्लिंथ एरिया का रेट कितना, 6000 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बताएं इसका क्या पूछ रहा है, इसका निकालना है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट निकालना है, कैसे निकलेगा, प्रिपेयर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, ठीक है, बिल्डिंग, ठीक है, प्लिंथ एरिया रेट निकालना, सॉरी प्लिंथ एरिया रेट निकालना है, रेट निकालना है, को मतलब बिल्डिंग का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कैसे निकलेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ जाएगा ना, 6000 इंटू 120, 12×6 = 72, देखिए तो है ऑप्शन नंबर पहले में है, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब बताएं आप लोग कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट एनालिसिस ऑफ रेट, ठीक है, एनालिसिस ऑफ रेट ऑफ अ सिविल वर्क्स, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एनालिसिस ऑफ रेट को, ठीक है, बताएं। देखिए फर्स्ट क्या है कि डिस्टेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट फ्रॉम सोर्स ऑफ मटेरियल, एकदम ये 110% है, आप लोग को भी पता होगा, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे कि एनालिसिस ऑफ रेट के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, तो एकदम ये सही है, ठीक है, कि जो डिस्टेंस होता है जहाँ से हम लोग मटेरियल का मेरा सोर्स है और जहाँ पर हमको लेके जाना है साइट तक, वो एक फैक्टर है, ठीक है। दूसरा फैक्टर है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड, एकदम सही। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मशीनरी, एकदम सही, मतलब ये तीनों स्टेटमेंट ये फैक्टर्स हैं, अफेक्ट करते हैं किसको, एनालिसिस ऑफ रेट को, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, देन थर्ड, ऑप्शन नंबर सी डी इज अ राइट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। हाँ बताएं, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, क्या स्टेटमेंट वाला है, इसमें डरना नहीं है। बहुत लोग मतलब घबरा जाते हैं कि गलती होने के चांसेस नहीं, गलती हो सकता है, तो गलती नहीं होगा भाई, माइंड में पहले से मत मतलब ये कीजिए कि गलती हो जाएगा, गलती हो जाएगा, अरे यार गलती जब हर समय माइंड में आपका निगेटिव चलेगा, इट मीन्स कि फिर आपको सही क्वेश्चन में गलती हो जाएगा, ठीक है। तो सोचना नहीं है, बस अपने आप को थोड़ा बेहतर करने का कोशिश करना है पर डे, ठीक है। पर डे आपको एक से एक सेट देखने को मिल रहा है अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, तो बस आप यही सोचें कि हमको पर डे थोड़ा सा हमको इम्प्रूवमेंट करना है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा जो कर जाता है ना उसको फिर दिक्कत होता है, इसलिए आराम आराम से धीरे 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 एग्जाम तक हम लोग चलेंगे, और एग्जाम तक हम लोग एक इस लेवल तक पहुंच जाएंगे, चाहे सब्जेक्ट वाइज ये करने में, चाहे मिक्स प्रैक्टिस के सेट में, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम आपका बेहतरीन तैयारी हो जाएगा, ठीक है। खाली आप लोग डेडिकेशन के साथ लगे रहें, ठीक है दोस्त। कोई भी चीज़ सफल तभी होता है जब उसके पीछे आप जिद्दी के साथ लगे होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि 2 सेट देखें 4 सेट नहीं देखें, ठीक है, तो ऐसे में दिक्कत होगा तो फिर बाद में फिर कोई ये भी करने वाला नहीं रहेगा, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। जितने सेट अभी तक हो रहे हैं, जितने हुए हैं, सारा को आप लोग कंटिन्यूस देखते रहें और रिवाइज, ठीक है। बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस इज मोर, कैसे बोलते हैं उसको, मोर टाइम्स टू अचीव अ सक्सेस, होता है ना कि जितना नंबर ऑफ टाइम्स आप प्रैक्टिस करें
ठीक है, क्वेश्चन का। ऐसा नहीं कि हम लोग आज 29 सेट में पहुंच गए, ठीक है, आज कितना हम लोग 29 सेट में पहुंच गए। तो इसके पहले जितना भी सेट हुआ है, 28 हुआ है, 27 हुआ है, 26 हुआ है, 25 हुआ है, 24 हुआ है, 23 हुआ है, 22 हुआ है, 21 हुआ है, 20 हुआ है, ये सारे सेट आपका, इसमें जितने भी सेट है ये सारे सेट में, मतलब अभी तक, मतलब 1 से लेकर 29 तक में, ये सारे सेट से आपके पास अगर क्वेश्चन भी आए, और क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ इसके जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो बताए जा रहे हैं, इसलिए बताए जा रहे हैं कि अगर क्वेश्चन आए तो उसके जो एक्स्ट्रा पॉइंट, जो रेफरेंस पॉइंट बताए गए हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग उस टॉपिक को पूरी तरह से कवर करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी पार्ट आप लोग मिस ना करें, सारे पार्ट को कंटिन्यूसली एक वे में लेते हुए आगे बढ़ें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बाकी तो हम लोग समझदार है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप थोड़ा इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता दें, क्या होता क्या है। देखिए, पहली बात हमको क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दिया गया है रिस्पेक्ट टू ए रेनफोर्समेंट ब्रिक वर्क अकॉर्डिंग टू IS 10440, ठीक है, कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर ए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेनफोर्स ब्रिक एंड RBC फ्लोर एंड रूफ, ठीक है। ये सारे मतलब यहाँ तक आपका स्टेटमेंट है, जिसके जिसके 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, A, B, C एंड देन D, ठीक है। चलिए हम लोग वन बाय वन करके पढ़ते हैं। क्या है कि ऑल ब्रिक शैल बी थ्रूली सेचुरेटेड बाय ए सबमर्जिंग देन इन ए क्लियर वाटर फॉर एट लीस्ट 4 आवर बिफोर यूज। ये क्या सही है फिर गलत है? क्या बोल रहा है कि ब्रिक को यूज करने से पहले क्लियर वाटर में, साफ सुथरा पानी में उसे समर्ज करके रखा जाता है, कितना घंटा तक, लगभग 4 से 6 घंटा तक। सही बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से 6 आवर्स तक उसको पानी में भिगो कर रखा जाता है। देन उसके बाद उसको कंस्ट्रक्शन मतलब ब्रिक वर्क के लिए, RCC ब्रिक वर्क के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो कि ये स्टेटमेंट 110% सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है, ठीक। दूसरा देखिए क्या है कि द फ्रेमवर्क फॉर RB रेनफोर्स ब्रिक वर्क एंड RBC फ्लोर फ्लोर शैल नॉट बी रिमूव बिफोर 14 days आफ्टर लेइंग, एकदम सही है। ये भी सही है कि अगर हम लोग फ्रेमवर्क लगाए हैं रेनफोर्स ब्रिक वर्क में, ठीक है, और उसके फ्लोरिंग में, उसको आप 14 दिन के पहले आप रिमूव नहीं कर सकते हैं। जो आप शटरिंग लगाए हुए हैं, फ्रेमवर्क लगाए हुए हैं, 14 दिन के पहले आप लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं, जो कि स्टेटमेंट नंबर B बोल रहा है, एकदम ये भी सही है। यहाँ तक क्लियर है। तीसरा देखिए क्या है कि द मोटार सेल बी मिक्स इन 1:1 का रेशियो है, ठीक है, 1:1 का रेशियो है। 1 पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, सीमेंट है, देन 1 पार्ट जो है कोर्स सैंड है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, एकदम। यहाँ तक 3 स्टेटमेंट हमको एकदम क्लियर कट हम लोग समझ गए। और चौथा स्टेटमेंट देखिए क्या है कि द रॉड शुड बी कीप्ड इन ए टच विथ ए ब्रिक्स। क्या हम लोग ऐसा पढ़े क्या, ऐसा होता है क्या? अगर मान के चलिए कि हम लोग स्लैब को कास्टिंग कर रहे हैं और बोलिएगा कि नहीं, उसमें जो रॉड होता है, रेनफोर्समेंट जो होते हैं, शॉर्टर स्पान और लॉन्गर स्पान में, मेन बार डिस्ट्रीब्यूशन बार, क्या वो जो बॉटम में सट जाता है क्या? कभी नहीं सटता ना, वहाँ हम लोग क्या क्लियर कवर भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि द रॉड शुड बी कीप्ड इन टच विथ ए ब्रिक। क्या ब्रिक में टच करता है? एकदम नहीं करता है, एकदम ही सरासर गलत है, ठीक है। जो कि बोल रहा है करता है, लेकिन करता नहीं है, नहीं होना चाहिए, करता भी नहीं है। ऑप्शन नंबर D गलत है। D किसमें है जी? ये गलत हो गया, ठीक है। आपको ये पॉइंट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो मोटार जो होता है ना यहाँ पर, इसमें जो मतलब RCC ब्रिक वर्क के लिए जो हम लोग रेशियो यूज करते हैं 1:3 होता है, ठीक है, ध्यान देना है। हम ध्यान नहीं दिए, फ्लो में पढ़ दिए, ठीक है। कितना होता है? 1:3 रेशियो होता है, जिसके कारण आपका ये भी स्टेटमेंट आपका सरासर गलत है, ठीक है, सरासर गलत है। तब मेरा जो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर मेरा क्या होगा? पहला और दूसरा, क्योंकि मेरा पहला और दूसरा मेरा सही है, ठीक है। कौन कौन? पहला और दूसरा, मतलब A और B इज ए राइट आंसर, A और B ओनली इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये होता है थोड़ा फ्लो में पढ़ दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन बताने लायक है क्या? हमको तो नहीं लगता बताने लायक है। इसका आप SI यूनिट बताएं। SI तो पूछ दिया है, आपका CGS यूनिट बताएं, ठीक है, MKS यूनिट बताएं,
ठीक है, किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का। देन आप लोग काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का भी सारा यूनिट बताएं, क्या क्या, एसआई यूनिट बताएं, ठीक है, सीजीएस यूनिट बताएं, सीजीएस यूनिट बताएं, देन आप लोग एमकेएस यूनिट बताएं, ठीक है दोस्त। और आप लोग ये भी बताएं कि आपका डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसके फैक्टर पे, किसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैं बताया हूँ क्लास में, ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर प्रेशर पे, या फिर ओनली फिर प्रेशर पे या फिर टेम्परेचर पे, ठीक है। ये ऑप्शन में थोड़ा आपको हाईलाइट भी कर दिया कि किस पे डिपेंड करता है, बस आपको अब चूज करना है कि ये कौन कौन सा किस में होगा और कौन सा किस में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कमेंट में देखूंगा कि किसका आंसर सही आ रहा है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है दोस्त। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। आप लोगों को मैं पहले अगर जो बताया हूँ इसी का पूछ रहा हूँ, अगर नहीं बताया रहता तो मैं क्लास में करवा देता ना, लेकिन जब मैं पहले करवा चुका हूँ क्वेश्चन को, मैं कराने मतलब आपसे पूछने का मेन पॉइंट यही है कि आपको जो आप लोग क्लासेस जितने भी हुए हैं आप लोग रिकॉल कर रहे हैं कि नहीं, आपको मतलब रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए आप लोग रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, इसीलिए क्वेश्चन को डाला गया है। आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे, हमें विश्वास है। चलिए, कैलकुलेट द टोटल फोर्स ऑन ए सर्कुलर प्लेट ऑफ ए डायमीटर कितना 2.5 मीटर हेल्ड इन ए वर्टिकली वाटर विथ इट्स सेंटर कितना 4 मीटर बिलो ऑफ ए फ्री सरफेस से। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालना, हमको टोटल फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। पहली बात, हम लोग यहाँ से एक इसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। बिना फिगर का तो ये बनेगा नहीं। कोई एक सर्कुलर बॉडी है, ठीक है, जो पानी में सबमर्ज है पूरी तरह से, ठीक है। ये मेरा यहाँ मेरा वाटर लेवल है, वाटर लेवल है, ठीक है। और ये आपका बॉडी है जो पानी में सबमर्ज है, ठीक है। अब हमको देखना है इसका सी जी, ये आपका हो गया जी हो जाता है, और ये आपका क्या होगा, पी हो जाएगा, सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग मैच कर लेते हैं, यहाँ तक लिख लेते हैं, ये क्या होगा, और सेकेंड पॉइंट ये क्या होगा, ठीक है। तो ये जी वाला क्या होता है आपका एच, क्या एच बार, और ये आपका हो गया क्या एच स्टार। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होना चाहिए। चलिए अब हम लोग इसका सॉल्व करते हैं कि सॉल्व कैसे, क्या निकालना हमको, टोटल प्रेशर निकालना है। प्रेशर इक्वल टू क्या हो सकता है, प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। ये तो आप लोगों को पहले से इस फॉर्मूला के बारे में आप लोग अच्छे से वाकिफ होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम लोग प्रेशर निकाल लेते हैं, प्रेशर कितना होगा, ठीक है। देखिए प्रेशर कैसे निकलेगा, प्रेशर रो कितना होगा, वाटर में सबमर्ज इट मीन्स की 1000, ठीक है। जी हम लोग कितना लेंगे 9.81 इंटू एच कितना है आपका 4 मीटर, ठीक है। तो 4 मीटर लेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा देखिए तो आपका हो जाएगा 4 8 32 के 2, और आपका कितना हो जाएगा जी, 4 का 4 हो गया आपका 8 चौक 32 के 2 4, 8 चौक 32 के 2 3 हो गया, उसके बाद 9 चौक 36 37 38 39 39 24 न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। एक जीरो और हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया टोटल, मतलब ये सिर्फ प्रेशर निकला है, ठीक है। टोटल प्रेशर निकला है, नहीं निकला है, ये सिर्फ ओनली फॉर प्रेशर निकला है। अब हमको टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, देखिए टोटल प्रेशर कैसे निकलेगा, टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर, टोटल यहाँ हम लोग लिखते हैं टोटल, टोटल प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, क्या प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। अब प्रेशर में कितना आ गया, इतना आ गया, और हमको एरिया निकालना है। इस सर्कुलर जो बॉडी है इसका एरिया कितना कैसे निकलेगा जी, एरिया इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4, पाई, अरे यार पाई बाई 4, अरे सीधे इसी में बैठा देता है ना, तो झंझट क्या करना है। पी मेरा कितना है, देखिए पी मेरा है ना यहाँ पे 39,240 इंटू एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई बाई 4 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना था 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर, ठीक है, 2.5 का स्क्वायर। बस यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व करें और आपका जो आएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोगों को प्रेशर निकालना पड़ेगा, ठीक है। सर्कुलर बॉडी है, पहले हम लोग प्रेशर निकाल लेंगे। प्रेशर निकालने के बाद आपका टोटल प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, पी इंटू ए, ठीक है।
टोटल प्रेशर का, बस इसमें आपको बैठा देना है। बॉडी कैसा सर्कुलर है, सिर्फ आपको बॉडी का ध्यान देना है कि बॉडी कैसा सर्कुलर है कि रेक्टेंगुलर है। बॉडी आप लोग को पता है सर्कुलर है, पाई स्क्वायर, पाई क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4। आप लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो इसको प्रेशर से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा टोटल प्रेशर। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं। As per IS 456/2000 plain and reinforced concrete code of a practice, the number of M20, M15, M25, M30 each refers to the specified characteristics compressive strength of 150 mm size of cube after a time period of a day express। बताए इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है, क्या टाइम पीरियड होता है जी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, कितने दिन में हम लोग ये करते हैं, चेक करते हैं। इजी क्वेश्चन है, तो गलती नहीं होना चाहिए किसी से गलती होना चाहिए क्या, हमको नहीं लगता कोई इसमें गलती करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर दोस्त। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा कि विच अमॉन्ग द फ्लोइंग सॉइल रिक्वायर्ड ए फ्रीक्वेंट इरिगेशन। बताए फ्रीक्वेंट मतलब वो बहुत फास्ट इरिगेशन किस में होता है, कौन से सॉइल में होता है, सैंड में होता है, लोम में होता है, सिल्ट में होता है या क्ले में होता है। आप लोग दोनों बताएंगे सबसे फास्ट किस में होता है और सबसे स्लो किस में होता है। सबसे फास्ट किस में होता है, सैंड में। ठीक है, समझ में आ गया। और सबसे स्लो किस में होता है, क्ले में इरिगेशन। आप लोग पता है कि क्ले क्या होता है, इम्परमेबल सॉइल है, और ये आपका कोहेजनलेस सॉइल है। इस मीन्स कि इसमें आपका इरिगेशन ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक है, कौन से सॉइल में, सैंड सॉइल में। और आपका जो क्ले है ये आपका इम्परमेबल सॉइल है, इसमें पानी बहुत स्लो पास करता है। ठीक है, जिसके कारण इसमें आपका इरिगेशन जो इसमें जो इरिगेशन होता है बहुत स्लो होता है। ठीक है, तो आपको इसका इस क्वेश्चन का आपका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कोई दिक्कत, ए इज ए राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ता हूँ। अब आप लोग बताएं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैसेस। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बताएं, आप लोग पढ़े होंगे पहले। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आप लोग ऐसे क्वेश्चन को किए होंगे। तो बस आज आपके लिए समझिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे लाया गया है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सही में आपको करना भी है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर बताएं कि कौन सा इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड एकदम है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ये चारों आपका, तीनों आपका ग्रीन हाउस गैसेस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस है ये सब, लेकिन ये जो है नाइट्रोजन मेरा ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर, क्योंकि हमको इसमें नोट पूछ रहा था। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएं कि वेल डिजाइनिंग ए स्ट्रक्चरल आरसीसी मेंबर थ्रू ए लिमिट स्टेट डिजाइन मेथड, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ऑल द रिलेवेंट लिमिट स्टेट। अब हम लोग लिमिट स्टेट में हम लोग दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट क्या हो गया, लिमिट स्टेट ड्यू टू कोलैप्स, और आपका लिमिट स्टेट ड्यू टू सर्विसेबिलिटी। ठीक है, तो इनमें से बोल रहा है कि हम लोग वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, हम लोग उसको कंसिडर क्यों करते हैं, ऑल रिलेवेंट ऑफ लिमिट स्टेट को। टू प्रिवेंट द कोलैप्स एंड फ्रैक्चर, एकदम गलत। टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड डिफ्लेक्शन, एकदम गलत। टू मेंटेन द डिग्री ऑफ सर्टेन डिग्री ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसेबिलिटी, इसमें दोनों आ गया है। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स भी आ गया है और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी आ गया है, इसीलिए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, सी इज राइट आंसर। अब सर्विसेबिलिटी क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या है। आप लोग क्लासेस सारे देखें, सारे पीछे क्लासेस में बताया गया कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है, एंड देन आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर दोस्त। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के लिए,
बताएं, विच अमंग द फ्लोइंग इन अ रीजन फॉर ए कॉन्क्रीट स्केलिंग। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनमें से इसमें से हम कॉन्क्रीट स्केलिंग क्या होता है। अगला आप जब कॉन्क्रीट स्केलिंग समझेंगे तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आपको कॉन्क्रीट स्केलिंग क्या है अगर आप फर्स्ट बार आप नाम ही सुने होंगे तो आई हमको लगता है कि आंसर आपसे गलत हो सकता है। ऐसे बहुत कम दोस्त लोग होंगे, भाई लोग होंगे जो कि ऐसे क्वेश्चन पहला बार पढ़े होंगे, सब लोग पढ़े होंगे पहले। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा रिवाइज की जरूरत है जिसके लिए ये क्वेश्चन को इसमें डाला गया है। ठीक है, बताएं कि सबसे पहले कि कंक्रीट स्केलिंग क्या होता है। ठीक है, पहले मैं आपको एक इसका फिगर के माध्यम से बताऊंगा तो थोड़ा आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, इसमें आपको फिगर दिख रहा है, कुछ कुछ इसमें समझ में आ रहा है कि ये फिगर क्या है, ये फिगर क्या शो कर रहा है। ये फिगर यही शो कर रहा है कि ये देखिए, ये आपका कंक्रीट है टोटल। ठीक है, टोटल क्या ये कंक्रीट है। कंक्रीट में ये देख रहे हैं धब्बा टाइप का, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ धब्बा हो गया है, कुछ यहाँ है, छोटा छोटा इधर उधर है। ठीक है, ये जो हुआ है ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक मिनट, क्या बोलते हैं, कंक्रीट स्केलिंग। इसका रीजन क्या है हम लोग रीजन भी पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये किस कारण से ऐसे ऐसे धब्बे धब्बे टाइप में आपकी कंक्रीट के सरफेस पे हो जाता है। ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट। ठीक है, पहले मैं फिगर मैं इसलिए बताने की कोशिश किया कि थोड़ा सा आपका फिगर से थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी होता है हम लोग का। ठीक है, तो फिगर आप लोग देख लें। ठीक है, ये आपका है कंक्रीट स्केलिंग का पार्ट। ठीक है, कुछ कुछ इधर उधर है, यहाँ है, ये है, ये है, ये है, ये है, इस टाइप से। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, मैं लिख दूँ तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा। कंक्रीट स्केलिंग क्या होता है, जब भी जब भी हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं। ठीक है, कंक्रीटिंग करते हैं तो इसके रीजन क्या है, पहले हम लोग ये समझें कि इसके रीजन क्या है, ये क्यों होता है। ठीक है, जब हम लोग कंक्रीटिंग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग जो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो का मात्रा ज़्यादा हो जाता है। अगर ज़्यादा हो गया है तब आपको ये कंडीशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रॉपर पूरी तरह से क्यूरिंग नहीं किया गया हो तो आपको ये कंडीशन ऐसे मतलब कंक्रीट स्केलिंग देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बोल सकते हैं कि एक्सेस ऑफ सीमेंट, ज़्यादा सीमेंट के भी यूज से आपका कंक्रीट स्केलिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये सब जो जितने भी कारण है आपका सारे कारण है कंक्रीट स्केलिंग का। ठीक है, अब देखिए क्या है, इसका हम लोग जानना चाहते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। पूछ रहा है कि कौन सा एक रीजन है, तीन रीजन हम लोग समझ गए, चौथा रीजन इसका आंसर होगा। ठीक है, वो भी आपको रीजन ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या है कि एक्सपोजर ऑफ कंक्रीट टू फ्रीजिंग एंड थोइंग। ठीक है, अरे यार ब्लैक पेन ले ली है ना, इसीलिए सोच रहा काहे नहीं चल रहा है। फ्रीजिंग एंड थोइंग साइकिल बिफोर द कंक्रीट गेन द स्ट्रेंथ। ठीक है, देखिए ये क्या होता है कि जब मेरा कंक्रीट स्ट्रेंथ गेन करता है, गेन करने का जो स्टेज में होता है, अगर उस कंडीशन में अगर आपका फ्रीजिंग एंड थोइंग आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसके कारण आपको कंक्रीट स्केलिंग देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रीजिंग और थोइंग क्या होता है कि जब भी आपको कंक्रीट में कुछ पार्ट्स ऑफ पानी, मतलब पानी का कुछ पार्ट कंक्रीट में अगर रह गया। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, कभी उसमें वो कंक्रीट जो पानी है कभी कभी क्या होगा वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिंग हो जाएगा। फ्रीजिंग होने का दैट मीन्स कि वो फिर कंक्रीट को, आपस वाले कंक्रीट को वो क्रैक करेगा। ठीक है, जिसके कारण क्रैक वहाँ पर जब फर्म हो जाएगा, तब क्रैक फर्म हो जाएगा, इट मीन्स फिर वहाँ पर आपका इंटरप्टेड एयर भी आ सकते हैं। ठीक है, जब वहाँ पर एयर आएंगे तो जिसके कारण जो वो आसपास के जितने भी आपके कंक्रीट के पार्ट्स हैं वो सारे क्या करेंगे, धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और खराब होने के कारण ही आपको उस रीजन को ही हम लोग कंक्रीट स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, उस रीजन को ही हम लोग कंक्रीट स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर दोस्त, समझ में आ गया विथ फिगर, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूँ। ये तो हम लोग समझ लिए थे अच्छा से।
अब क्या है देखिए, आउट ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस विच इज मेजरली कंट्रीब्यूट टू द अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट, बताएं अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कौन सा इनमें से बक्स कंपाउंड का है, कौन सा इनमें से बक्स कंपाउंड है जो कि अल्टीमेट एंड फाइनल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट में प्रोवाइड करते हैं, बताएं डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेफरेट या जिप्सम। ये तो आप लोग इतना जरूर जानते हैं कि ये तो आप लोग इसको इसी तरह आप लोग एलिमिनेट कर दीजिएगा। बात रहा ये तीन का, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट का इसका क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है एक और, एलाइट बिलाइट, बिलाइट बोलते हैं ना, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट सिलाइट, इसका एल्यूमिना फेराइट, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्या है कि मेजरली कंट्रीब्यूट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक है। इट मीन्स डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट आप लोग जानते हैं कि डाई कैल्शियम सिलिकेट ऐसा, सॉरी डाई कैल्शियम एक इस टाइप का बक्स कंपाउंड है जो कि इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन 24% होता है। देन इस बक्स कंपाउंड इसमें जो आपका इसको कंप्लीट हाइड्रेशन करने के लिए आपको 24% ऑफ वाटर चाहिए फॉर ए कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, ठीक है। कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए हमको कितना 24% पानी चाहिए, ठीक है दोस्त। और यही जो है आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है कंक्रीट में, ठीक है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपको यही प्रोवाइड करता है। ऑप्शन नंबर बी ए इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है, कल के क्लास में हम लोग किया था। हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना होता है 250 जूल पर कैलोरी। कोई दिक्कत, चलिए। Which one of the following requirement is undesirable for a good trap? गुड ट्रैप बताइए। आप लोग ट्रैप भी पढ़े होंगे कि गुड ट्रैप क्या होता है। गुड ट्रैप जानते हैं ना, है जी, इन्वायरमेंट का ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। गुड पूछ रहा है, उसका इनमें से अलग अलग चार अलग अलग फॉलोइंग नाम दे दिए हैं, कंडीशन दे दिए हैं। और इनमें से पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा कंडीशन जो कि गुड ट्रैप के लिए जाना जाता है, रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सिंपल क्या हो, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, ये तो ऐसा कुछ है नहीं। पोजेज एक्वाडेक्ट वाटर लेवल, ये तो कॉमन है। आगे देखते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल सरफेस आर रफ, ठीक है, केपेबल ऑफ बीइंग इजिली क्लीन्ड। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या है इनमें से गुड ट्रैप के बारे में, ठीक है। गुड ट्रैप के बारे में तो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हम लोग देखें तो आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्फेस आर रफ, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, ठीक है। क्या ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। उसके इंटरनल सरफेस और आपका एक्सटर्नल सरफेस जो होंगे रफ होंगे, उसी को ये गुड ट्रैप कंसीडर कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। सी इज राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बताएं कि व्हाट इज द कैरी ओवर फैक्टर फॉर ए बीम। अच्छा, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कैरी ओवर फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। इट इज द रेशियो ऑफ क्या, इट इज द रेशियो ऑफ अप्लाइड मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड मोमेंट बाई अप्लाइड मोमेंट। उसके बाद यहां पर क्या होगा, कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर मोमेंट, ठीक है। ये फार्मूला भी पूछा गया दोस्त, इसलिए मैं इस फार्मूला को लिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं यहाँ जो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैरी ओवर फैक्टर फॉर ए बीम इन बोथ हिंज एट बीम हिंज एट बोथ हिंज। अच्छा, कोई एक बीम है जिसका दोनों साइड क्या हिंज है, इस टाइप से है, ठीक है। दोनों साइड क्या हिंज है, अब बोल रहा है कि इसका कैरी ओवर फैक्टर क्या आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, अगर यहाँ पर मोमेंट अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, यहाँ मोमेंट है, तो इसका जो कैरी ओवर फैक्टर होगा क्या होगा, 0/m इक्वल टू 0, मतलब 0 इसका कैरी ओवर मोमेंट होगा। क्या ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। इसका एक और होता है फार एंड इज फिक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसका सेकंड भी रेफरेंस पॉइंट लिखा दे रहा हूँ कि फार एंड इज फिक्स। क्या, फार एंड इज फिक्स, ठीक है। अगर मेरा बीम इस टाइप से है, फार एंड फिक्स है, ठीक है।
अगर यहाँ मेरा इस टाइप से है, ठीक है, और यहाँ मेरा मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो इसका जो होगा क्या हो जाएगा, कैरी ओवर मोमेंट, कैरी ओवर फैक्टर क्या हो जाएगा, m/2 डिवाइडेड बाई m से m कट गया 1/2, ठीक है। आप लोग को ये भी आपको याद रखना है और आपका ये भी याद रखना है, दोनों आपको एग्जामिनेशन में देखने को एक ना एक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट डिवाइडेड बाय अप्लाइड मोमेंट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉपर्टीज फॉर ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड दैट्स फ्लो थ्रू ए कॉन्स्टेंट, ठीक है। बताएं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है क्या, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लो थ्रू ए कॉन्स्टेंट, इसका आंसर आप कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग आंसर टाइप करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेटिंग एनालिसिस ऑफ, अच्छा एनालिसिस ऑफ रेट, एनालिसिस ऑफ रेट के बारे में 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए, आप पूछ रहे हैं इनमें से कौन आपका सही है। चलिए देखते हैं। टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ आइटम ऑन लोकेशन, टू फाइनलाइज द लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एनालिसिस ऑफ रेट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट आप लोग जानते हैं, ठीक है, उसके बारे में यहाँ 4 अलग अलग ऑब्जेक्टिव दिया गया कि टू डिटरमाइन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एटम ऑन लोकेशन, एकदम 100% सही है। टू फाइनलाइज द लेबर कॉन्ट्रैक्ट रेट, ठीक है। एनालिसिस ऑफ रेट में ये नहीं होता कि सारा पहले रेट फैक्चर मतलब रेट डिफाइन हो जाता है कि अगर हम लोग लेबर कोई मटेरियल ला रहे हैं, हम लोग सीमेंट उठा रहे हैं तो सीमेंट में क्या रेट, सीमेंट हम लोग किस रेट से ला रहे हैं, ठीक है, उसमें सारा रेट मेंशन होता है, कोई अलग अलग क्वांटिटी का सारा रेट मेंशन होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं, और थर्ड क्या है कि टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वर्क, कितने लेबर आपको रिक्वायर्ड होंगे किसी भी वर्क के लिए, जो कि उसमें भी आपका मेंशन रहता है एनालिसिस ऑफ रेट में, ठीक है। टू नो द अल्टरनेटिव टू ऑप्टिमाइज द सोर्स, एकदम सही है, मतलब इसमें देखा जाए तो ऑप्शन चारों सही है, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर दोस्त, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, बताएं ग्रेबल का साइज कितना होता है, 80 से 4.75, एकदम सही हो जाएगा ये, ठीक है। अब कोबल का कितना हो जाएगा जी, एकदम सही हो जाएगा ये 80 से 300 mm, ठीक है। अब देख लीजिए कि आपका सेंड साइज कितना से कितना होता है सील्ड का, आप लोग सील्ड आप लोग सीधे आप लोग साइज से भी आप लोग पकड़ सकते हैं कि सील्ड का साइज क्या होगा और सेंड का साइज क्या हो जाएगा, ठीक है। ये तो सब इजी था, पता है क्या हो जाएगा, ए का दू, ठीक है, मतलब ये एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, अरे यार ये तो सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। अभी हम लोग जस्ट पीछे भी किए हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन सेम कॉपी कर दिया है। कैलकुलेट द एंकरेज वैल्यू ऑफ 45 डिग्री 90 डिग्री बेंड एट 25 mm डायमीटर, ठीक है। 45 डिग्री के लिए हम लोग कितना लेते हैं जी, कितना फाई होता है, 4 फाई, ठीक है। और आपका 90 डिग्री के लिए कितना होता है, 90 डिग्री के लिए 8 फाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, डाया हमें दे दिया 25 में, मतलब 4 गुना 25 करें, ठीक है। यहाँ पर 8 गुना 25 करें, यहाँ इसका 100 हो जाएगा, और 25 अठे 200, 100 और 200, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज अ राइट आंसर दोस्त। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए 45 90 135, फिर 180, 135 में कितना होता है 12 फाई, और आपका यू में कितना होता है 16 फाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग अब बढ़ते हैं, क्या है कि यू विश टू डिटरमाइन द सम डिटेल्स दैट आर फार ऑफ, ठीक है, थोड़ा आराम से पढ़िएगा कि यू विश टू डिटरमाइन द सम डिटेल दैट आर फार ऑफ फ्रॉम द ट्रांजिट स्टेशन, ठीक है, ट्रांजिट स्टेशन से बहुत दूर है, ठीक है, कुछ डिटेल हमको सम डिटेल एक्वायर करना है,
सम डिटेल को हमको जानकारी करना है, जो कि मेन स्टेशन से हम लोग बहुत दूर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ ट्रांसवर्सिंग का कौन सा मेथड हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, बाय यूज इन सच कैस इन ए सिनेरियो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसवर्स सर्वेइंग हम लोग किस लिए करते हैं, क्या मेजर करते हैं इससे हम लोग, डिस्टेंस, एकदम गलत। एंगल तो करते हैं, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि मेजरिंग एंगल एंड डिस्टेंस फ्रॉम वन ट्रांजिट स्टेशन, एकदम गलत। एंगल तो मेजर करते हैं बट दो स्टेशन पर, ठीक है। मेजरिंग एंगल टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 स्टेशन, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत ट्रांसवर्स मेथड से, ठीक है। वही बोल रहा है कि हमको ट्रांसवर्स में इनमें से कौन सा मेथड हम लोग यूज करेंगे, जो कि एक ट्रांजिट मेथड पे, क्योंकि हम लोग बहुत दूर है और उसको हमको कुछ डेटा कलेक्ट हो सके। तो ट्रांजिट में पूछ रहा है कि उनमें से ट्रांजिट मेथड में कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ट्रांजिट मेथड में हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रांजिट मेथड क्या होता है, तो हमको पता है कि ट्रांजिट मेथड एंगल फाइंड करता है और टू द पॉइंट फ्रॉम एटलीस्ट 2 पॉइंट, ठीक है, 2 स्टेशन पे ये एंगल फाइंड करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर दोस्त, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, बताएं। चूज करेक्ट स्टेटमेंट द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट का प्रॉपर्टी दिया गया है। अब बताइए इनमें से करेक्ट पूछ रहा है, देख रहे हैं ना, करेक्ट। चलिए, इट हैज एबिलिटी टू गेन स्ट्रेंथ ओवर ए टाइम। दूसरा क्या है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल इन एग्जिस्टेंस, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इट हैज ए हाफ द लाइफ स्पान ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट के लिए हाफ द स्पान, अच्छा ठीक है। फोर्थ देखते हैं क्या है, इट रेजिस्ट रस्टिंग एंड बर्निंग, एकदम सही, ये मेरा सही है, ठीक है। इट हैज एबिलिटी टू गेन स्ट्रेंथ ओवर ए टाइम, एकदम सही है। टाइम जैसे जैसे बीतेगा ऐसे ही आपका कंक्रीट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। इट हैज वन ऑफ द मोस्ट ड्यूरेबल मटेरियल इन एग्जिस्टेंस, एकदम सही है। ये जो बोल रहा है कि थर्ड ऑप्शन कि इट हैज हाफ द लाइफ स्पान ऑफ ए कंक्रीट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ये सरासर गलत है, ठीक है, ये सरासर गलत है, ठीक है। तो देखा जाए तो तीसरा नहीं है, तीसरा किस में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ठीक है। तो बी मेरा राइट आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो ये मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आप लोग बताएं कि क्वेश्चन का सेशन कैसा रहा, ठीक है। चैनल को आप लोग ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें दोस्त, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन पे कितना काम किया जा रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन का जरूरत है वहाँ आप लोग ज़रूर, हम भी चाह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जो आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और थैंक यू।